वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये जो टॉपिक है ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये टॉपिक हमारा एक प्रोसीजर है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जामिनर प्रैक्टिकल में हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में से हमेशा इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जब किसी पर्सन को हम प्रोवाइड करते हैं, ये एक प्रोसीजर है। किस टाइप के पेशेंट को ये प्रोसीजर हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एक है कार्डियक अरेस्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं, लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं हार्ट अटैक, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? द हार्ट इज अनेबल टू पंप एंड सर्कुलेट ब्लड टू बॉडीज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। मतलब जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, कहाँ पे? बॉडी के ऑर्गन्स तक और बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज तक जो हार्ट होता है, जब पंप नहीं कर पाता है प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट दैट इज हार्ट अटैक, ठीक है, होने के चांसेस होते हैं। उन्हीं पेशेंट्स को हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन प्रोवाइड करते हैं। और कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन का शॉर्ट फॉर्म में नाम CPR भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन किस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो हार्ट अटैक है वो किस पेशेंट को आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस किस पेशेंट में आ सकते हैं। मतलब वैसे तो आजकल कॉमन हमने देखा है कि हाँ भाई, अगर किसी की डेथ हो गई, उसकी हार्ट अटैक थी, उसका साइलेंट हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, लेकिन जो मेन इसके कॉजेज़ होते हैं हार्ट अटैक के, वो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज है डिसअरिथमिया सच एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मैं अपनी अगली वीडियो में डिसअरिथमियाज क्या होता है, डिसअरिथमिया या इसको हम अरिथमियाज भी बोलते हैं, ये क्या होता है ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट बता रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि डिसअरिथमिया मतलब जब हमारी हार्ट की जो पल्स की एक्टिविटी होती है, हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, पेशेंट को जो हार्ट रिदम है वो एक प्रॉपर रिदम में नहीं हो पाती है, जो पेशेंट का हार्ट रेट है वो हमेशा एलिवेट होता रहता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं डिसएरिथमिया। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव ब्रेडिकार्डिया। अगर जो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, अब ब्रेडिकार्डिया में जो हमारा पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है पेशेंट का, वो हमेशा डिक्रीज ही रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है। ओके, 60 बीट्स पर मिनट से हमेशा कम ही रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पेशेंट किस में है? ब्रेडिकार्डिया में है, ठीक है। और जब ब्रेडिकार्डिया प्रोग्रेसिव हो जाता है, मतलब ब्रेडिकार्डिया बढ़ता चला जाता है, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट दैट इज हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज एसिस्टोल। एसिस्टोल अब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब जो कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी एब्सेंस हो जाती है, और जो हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी मतलब एब्सेंस हो जाती है, जो हार्ट्स की मसल है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसलिए जिसको हम एसिस्टोल बोलते हैं, इस कंडीशन में भी जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो प्रॉपर सर्कुलेशन भी नहीं होगी, जो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगी तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। मतलब जो ब्लड की बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है उसके अंदर भी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को हार्ट अटैक दैट इज कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का? अब ये जो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन है ना, ये तो एक प्रोसीजर है। किसका प्रोसीजर है? कार्डियक अरेस्ट का प्रोसीजर है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन को कार्डियक अरेस्ट नहीं बोलते। जो कार्डियक अरेस्ट है ना, कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉज इसका क्या हो सकता है? कंडीशन ऑफ पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब अब क्या है? जब हम पेशेंट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द सेंस को मतलब एनालाइज कर रहे हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ ECG हम लोग एनालाइज कर रहे हैं पेशेंट की जो एक्टिविटी है पल्स की, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पेशेंट की जो पल्स है वो प्रॉपर शो नहीं हो पा रही है, ठीक है। सारी पल्सेस
पर्सन की मतलब नहीं हो पा रही है, पेशेंट की पल्स हम पाल्पेट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ठीक है, या बीपी चेक कर रहे हैं, वो भी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, तो उसमें हम मतलब पेशेंट की पल्स को पाल्पेट कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रही कि पेशेंट की पल्स है कि नहीं है, एब्सेंस है उस टाइम, तो उसको हम बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पल्स एंड बीपी, मतलब किसी भी पेशेंट को कॉन्शियसनेस पेशेंट की मतलब लॉस हो सकती है, वो प्रॉपर ओरिएंट नहीं रहेगा, उसकी पल्स नहीं होएगी, ठीक है, पल्स लॉस हो जाएगी, ठीक है, हार्ट रेट नहीं आएगा पेशेंट का, और उसका बीपी मतलब ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट के नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सीजेस, इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी गैस्पिंग अकर, मतलब ब्रीथ जो है वो सीज हो जाएगी, जो ब्रीथ है वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब एकदम स्टेबल हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग पेशेंट को नहीं होगी, और इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी गैस्पिंग भी होगी, मतलब रेस्पिरेटरी की जो गैस पकड़ने की पावर है, सांस लेना सांस छोड़ना लेना छोड़ना, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ये इसके साइन होंगे जो पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। और क्या साइन हो सकते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, हार्ट अटैक का दूसरा नाम था कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को, प्यूपिल्स ऑफ आई डायलेटेड, मतलब प्यूपिल्स क्या होते हैं, ये हमारी आई है, ठीक है, अब ये जो इस डॉट के अंदर ये एक छोटा सा डॉट प्रेजेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है, ये जो है ये पूरा डायलोट हो जाएगा, मतलब जो इसका साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा, ज़्यादा भी नहीं करेगा पर थोड़ा सा वो इंक्रीज कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल डायलेशन, ठीक है, तो जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा तो प्यूपिल है जो आई की वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। पेशेंट को सीजर भी आ सकता है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है, सीजर क्या होते हैं, दौरे पड़ना, मतलब किसी पेशेंट को सीजर भी आ सकते हैं, ठीक है, पेशेंट की जो स्किन है वो पेलर हो जाएगी, मतलब येलोइश भी हो जाएगी, और साइनोसिस भी हो जाएगा, मतलब पेशेंट की जो स्किन है वो ब्लूइश कलर में अपीयरेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्यों होएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही थी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इसलिए हो रही है क्योंकि जो हार्ट की सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड हमारे हार्ट में प्रॉपर सर्कुलेट कर रहा है, वो प्रॉपर हार्ट पंप ब्लड कर ही नहीं पा रहा है जिस पेशेंट को हार्ट अटैक है, तो साइनोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस पेशेंट को जिसको कार्डियक अरेस्ट आया होता है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ ऑर्गन डैमेज, अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ही किसी ऑर्गन तक नहीं जा रही है, किसी ऑर्गन तक को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होएगी, तो ऑर्गन का डैमेज मतलब ऑर्गन हमारा, ऑर्गन की डेथ भी हो सकती है। अगर अब एक इंसान की बात लगा लो, अगर इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, मुझे तुम और ये तुम लोगों का सबका क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने टाइम तक इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान की डेथ हो जाती है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। लेकिन अब नाउ बैक टू द टॉपिक, तो अगर किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी डेथ हो जाएगी ना। अब ऐसी है, अगर पेशेंट के ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी भी तो डेथ हो सकती है ना, ऑर्गन की डैमेज हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक वाले पेशेंट को रिस्क रहता है कि उसकी ऑर्गन का कोई भी डैमेज हो सकता है, किसी भी ऑर्गन का। नेक्स्ट इज इमरजेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, हम मतलब जब किसी को हम कैसे असेस करेंगे कि इस पेशेंट को हमने सीपीआर प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो कैसे असेस करेंगे, हम पेशेंट की कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन दे करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कार्डियोवैस्कुलर केयर भी बोलते हैं, ईसीसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इमरजेंसी कार्डियक वैस्कुलर केयर बोलते हैं। तो सीपीआर प्रोवाइड्स ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स अंटिल इफेक्टिव सर्कुलेशन कैन बी रीस्टेब्लिश्ड, मतलब सीपीआर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है किसका, वाइटल ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स कौन से हमारे, हार्ट, किडनी, ठीक है, जो मेन फंक्शन बॉडी के अंदर, ब्रेन, ये सारे हमारे क्या हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो जो मतलब क्या करेगा सीपीआर, मतलब वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्टिव सर्कुलेशन देने के लिए, मतलब प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा, जिसको हम इमरजेंसी कार्डियोवैस्कुलर केयर बोलते हैं। और सीपीआर कैन बी प्रोवाइडेड विद मोर देन इफेक्टिवली विद एडिशन ऑफ द डिवाइस नेम डिफिब्रिलेटर, लेकिन सीपीआर को तो हम
नॉर्मल हाथ से भी मतलब जो है डॉक्टर वो प्रॉपर हाथ से भी तो दे ही सकता है ना सीपीआर, लेकिन अगर सीपीआर को और ज़्यादा हमें इफेक्टिव बनाना है तो उसको हम, एक मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, ठीक है, एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है जिसके यूज़ से हम पेशेंट को सीपीआर और ज़्यादा, मतलब इससे क्या होता है, तुमने कई बार टीवी में देखा होगा नाटक वगैरह में, पेशेंट लेटा होता है, ठीक है, बेड पे लेटा हुआ है, उसको जब हम पेशेंट को ऐसे, एक ना ये होते हैं, ये दो पैड्स होते हैं, इनके अंदर वायर कनेक्टेड होती है और ये वायर फिर डिफिब्रिलेटर मशीन के साथ कनेक्टेड होएगी, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आईसीयू में देखी थी, ठीक है। तो एक पेशेंट को, मतलब ये वायर जो होती है ये कनेक्टेड होती है उस डिफिब्रिलेटर मशीन से, वो बॉक्स की शेप में मशीन होती है, ये दो पैड्स की वायर इस मशीन से कनेक्ट होएगी और ये पैड्स का क्या काम है, ये पेशेंट की चेस्ट की दोनों साइड प्लेस करे जाते हैं और पेशेंट को शॉक प्रोवाइड करे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये किसकी हेल्प से होते हैं, ये डिफिब्रिलेटर मशीन की हेल्प से ही होते हैं, ठीक है। डिफिब्रिलेटर मशीन की हेल्प से ही ये जो शॉक है पेशेंट को प्रोवाइड होते हैं, तो इसका, इसी डिवाइस का नाम होता है डिफिब्रिलेटर। नाउ द नेक्स्ट इज 4 बेसिक स्टेप्स इन सीपीआर फॉलोज, मतलब ऐसे कौन से मेन 4 स्टेप्स है जो हमें सीपीआर में फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हमें किसी पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करना है तो इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, रिकग्निशन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब हम ये चीज़ रिकग्नाइज करेंगे कि उस पेशेंट को सडन हार्ट अटैक आया है तो हम पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिटेल में आगे समझाऊंगी। थर्ड इज परफॉर्मेंस ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर, हम हाई क्वालिटी का सीपीआर देंगे। अब सीपीआर के भी 2 टाइप्स होते हैं, ये भी आगे होएगा। एक होता है बीएलएस जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, एक होता है एसीएलएस जिसको हम एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बीएलएस में हम सिर्फ सीपीआर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो एसीएलएस होता है एडवांस के लाइफ सपोर्ट में, उसमें हम डिफिब्रिलेटर मशीन का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ACLS और BLS। नेक्स्ट इज फोर्थ, हम क्या पेशेंट का असेस करेंगे, रैपिड कार्डियक रिदम एनालिसिस एंड डिफिब्रिलेशन। अगर हमें कार्डियक रिदम बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है तो हम उसको एनालाइज करेंगे और पेशेंट को डिफिब्रिलेशन भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द patient and it depends from various patient to the various patients who have suffering from this cardiac arrest, okay, or heart attack. So जो फर्स्ट स्टेप था रिकग्निशन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, उसमें हम पेशेंट को चेक करेंगे कि हम पेशेंट की रिस्पॉन्स चेक करेंगे ब्रीथिंग की तरफ, उसका कितना रिस्पॉन्स है, ठीक है। और पेशेंट को ऐसे पूछेंगे कि आप ठीक हो, आपका नाम क्या है, आप किधर हो, मतलब पेशेंट का मतलब LOC चेक करेंगे, ठीक है। LOC क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि उससे टाइम पूछेंगे कितना हो रहा है, आप कहाँ पे हो ये पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, ठीक है। तो इससे हम पेशेंट का चेक करेंगे रिस्पॉन्स लेवल और पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करेंगे, तो इसको ही हम कहते हैं रिकग्निशन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। इससे हमें पेशेंट पता चल जाएगा कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ ERS। अब ERS क्या होता है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, मैंने ऊपर भी बताया था एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है ERS। तो इसमें क्या करेंगे, कॉल इज मेड टू अलर्ट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफन कॉल्ड कोड 4 और कोड ब्लू, मतलब जो हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे जिसको हम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम इमरजेंसी बोल रहे हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में है उसको हम कोड 4, इमरजेंसी जो के रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, इमरजेंसी जो सिस्टम होता है उसका एक कोड होता है जिसको हम कोड ब्लू बोलते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगेगी ना, हमेशा ये चीज़ ना ध्यान रखना कि वहाँ पे ना अलग अलग, मतलब अलग अलग बैनर्स लगे होते हैं और हर एक कोड का बताया होता है कि कोड रेड किसके लिए होता है, कोड ब्लू किसके लिए है, कोड वॉयलेट किसके लिए, कोड येलो किसके लिए है, ठीक है, कोड ग्रीन किसके लिए, हर एक चीज़ बता रखी होती है। तो कोड ब्लू बेसिकली किसको डिनोट करता है, EMR, एमरजेंसी को डिनोट करता है कोड ब्लू, ठीक है। तो कोड ब्लू को हम मतलब फ़ोन करेंगे या फिर हम 911 एक नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम कॉल करेंगे किस चीज़ के लिए, एक्टिवेट करने के लिए EMS, ठीक है।
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर। हम पेशेंट की हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर परफॉर्म करेंगे। क्यों? किस चीज़ के लिए? रेस्क्यू ब्रीथिंग में बी प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन अ रेशियो ऑफ 30 compressions to 2 ventilations due to the absence if no carotid pulse is detected and no defibrillators is yet available। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो ये दे रखा है ना 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, ये तो बहुत ही, ये ही सीपीआर की मेन जड़ है। जैसे हमारे एक पेड़ की मेन चीज़ क्या होती है? जड़ें ना, ऐसे तुम लगा लो कि सीपीआर की मेन जो चीज़ है वो यही है, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। तो अभी इसका मतलब क्या है? एक पेशेंट लेटा है, हमेशा जब भी हमने सीपीआर प्रोवाइड करना है तो हमने कुछ सर्टेन थिंग्स का ध्यान रखना है। हमेशा हम पेशेंट को हार्ड सरफेस के ऊपर लिटाएंगे। पेशेंट को कभी भी सीपीआर गद्दे वगैरह के ऊपर नहीं देते हैं, क्योंकि जो पेशेंट का ऊपर से प्रेशर लगेगा तो गद्दे के साथ उसकी बॉडी में मतलब हिलेगी। तो पेशेंट को कभी भी गद्दे पे, हमेशा उसको या तो फर्श पे या फिर कोई हार्ड सरफेस होगा और फ्लैट सरफेस होगा, उसी पे ही हम पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। और 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशंस का मतलब अब क्या है? पेशेंट की छाती पे हाथ रख के, ठीक है, हाथ हमारे एक, हाथ कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए? मतलब जैसे ये एक पाल्म है, उसके ऊपर एक और हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पोजीशन में एक पाल्म के ऊपर दूसरी पाम रखनी है और हाथ को उंगलियों से भींच लेना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होएगा, मतलब और जो जोड़ लगाना है ना, इस वजह से जोड़ जो हमारे पाल्म एरिया है ना, पाल्म एरिया से ही हमने जोड़ लगाना होता है। तो हम 30 बारी जोड़ लगाएंगे और उसके बाद 2 वेंटिलेशन देंगे, मतलब एम्बू बैग होता है उससे 2 बारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, फिर 30 वेंटिलेशन देंगे, फिर 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पहले तो माइट टू माउथ भी होता था, हेड चेन लिफ्ट प्रोसेस से भी होता था, अलग अलग प्रोसेसेस भी होते हैं इसके, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ हम कब तक करते रहेंगे? जब तक हमें डिफिब्रिलेटर का इंतजाम नहीं होता। अगर तुम आईसीयू वगैरह में जाओगे, वहाँ पे तुम वेरियस प्रोसीजर्स देखोगे, तो वहाँ पे अगर किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो वो एकदम से डिफिब्रिलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। वो मतलब क्योंकि उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है ना। अब जैसे बाहर कोई बंदा है, कोई बंदा मरी जा रहा है, तो वहाँ पे डिफिब्रिलेटर मशीन थोड़ी ना होगी। वहाँ पे तुम 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन ही दोगे ना पेशेंट को लाइफ सेव करने के लिए उसकी। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें कोई पल्स नहीं मिल रही है और उसकी कैरोटिड आर्टरी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, और डिफिब्रिलेटर मशीन भी हमारे पास नहीं है, तब तक हम पेशेंट को 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशंस की रेशियो में, 30:2 की रेशियो में हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे डिफिब्रिलेशन, ठीक है, नहीं सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज रैपिड कार्डियक रिदम एनालिसिस एंड डिफिब्रिलेशन एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। तो रैपिड कार्डियक रिदम मतलब रैपिड कार्डियक रिदम एनालाइज करेंगे हम पेशेंट की, और क्या करेंगे, डिफिब्रिलेट करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है इतना जल्दी, ठीक है। जो पेशेंट की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है मस्ट बी डिफिब्रिलेटेड एज सून एज पॉसिबल। जो पेशेंट की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, ये मैं तुम्हें जो डिसरिथमिया वाला टॉपिक है उसमें प्रॉपर पूरा समझाऊंगी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको फटाफट असेस करेंगे और पेशेंट को मतलब डिफिब्रिलेटर प्रोवाइड करेंगे। अब है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम पेशेंट को दे सकते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है कि हम कंप्रेशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कंप्रेशंस प्रोवाइड करेंगे और कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हमेशा फर्म सरफेस के ऊपर हम कंप्रेशंस को प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड है, जब भी जो प्रोवाइडर है वो हमेशा फेस करेगा पेशेंट की साइड, और वन हैंड इज ऑन द चेस्ट, एक हैंड उसका चेस्ट पे होगा, ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के लोअर हाफ स्टर्नम के होगा, एंड द पोजीशन द अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अनदर, ठीक है। तो एक हाथ को रखने के बाद, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, एक हाथ उसके ऊपर दूसरा हाथ, और पाल्म एरिया से फोर्स को अप्लाई करेगा चेस्ट के ऊपर, और हम वेट करेंगे कि कंप्लीट रिकॉलिंग ऑफ चेस्ट इज अलाउड बिटवीन कंप्रेशंस। जब भी हम पेशेंट को कंप्रेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीट रिकॉलिंग ऑफ चेस्ट अलाउड उस चीज़ के बीच में हो सकती है।
Interruptions in CPR to switch providers or check for a pulse are minimized to less than 10 seconds. मतलब हम CPR के अंदर इंस्ट्रक्शंस करेंगे कि मतलब ये चीज़ चेक करो, बीच बीच में चेक करो कि जब हम CPR प्रोवाइड कर रहे हैं तो 10 सेकंड के अंदर अंदर पेशेंट की पल्स आ जानी चाहिए. हम पल्स बार बार पेशेंट की डिटेक्ट करके देखेंगे कि पल्स हमें सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही. फर्स्ट होती है कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी से ही मेन हम पेशेंट की जो पल्स होती है वो प्रोवाइड वो देखेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही. ओके, देन वी विल आ रही है तो हैप्पी एंड गिव दी CPR. नेक्स्ट है मेंटेनिंग एयरवे एंड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग और एयरवे को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा. द एयरवे इज ओपन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हेड चिल लिफ्ट मैनूवर. मैंने पहले बताया था ना, अभी पीछे बताया है. तो द एयरवे इज ओपन यूजिंग अ हेड टिल्ट या फिर चिन लिफ्ट मैनूवर जिसको बोलते हैं, यूजिंग एनी ऑब्वियस मटेरियल और विद द हेल्प ऑफ द 2 फिंगर्स टू रिमूव इट फ्रॉम थ्रोट और माउथ. मतलब क्या होता है इसमें, हम पेशेंट के माउथ को ओपन करेंगे. हेड चिन लेफ्ट मतलब जो उसकी ये है ना मुंह, हल्का सा पीछे को खींच देंगे और मुंह को ओपन रखने के लिए या तो हम 2 फिंगर्स की हेल्प लेंगे या फिर हम मतलब कोई भी उसके अंदर ऐसा सॉफ्ट डिवाइस रख देंगे जिससे उसका मुंह खुला भी ले और पेशेंट को इंजरी भी ना हो अंदर वाली साइड. ठीक है, और वो कहाँ पे करेंगे और उसके थ्रोट और मुंह के अंदर से मतलब मुंह को हाथ से नहीं 2 फिंगर्स की हेल्प से सिक्रेशंस पेशेंट की बाहर निकालेंगे ताकि पेशेंट ड्यूरिंग द CPR एस्पिरेट ना कर जाए. नेक्स्ट है इंसर्ट ओरोफेरेंशियल एयरवे टू हेल्प टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ एयर. तो हम ओरोफेरेंशियल एयरवे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, ओरोफेरेंशियल ट्यूब होती है वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे उसके माउथ के अंदर. ठीक है, क्यों, ताकि पेटेंसी ऑफ एयरवे मेंटेन हो जाए. नेक्स्ट है रेस्क्यू वेंटिलेशन थ्रू अ बैग वेल्व मास्क और माउथ मास्क डिवाइस. मतलब वेंटिलेशन को रेस्क्यू करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, कौन सी डिवाइस की हेल्प लेंगे, बैग वेल्व मास्क डिवाइस की हेल्प लेंगे या फिर माउथ मास्क डिवाइस जो सिंपली आते हैं उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड 100% ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन टू करेक्ट हाइपोक्सिमिया. तो मतलब 100% ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है ताकि उसको हाइपोक्सिया ना हो. ठीक है, और जो उसके टिश्यू के अंदर जैसे पहले ऑक्सीजन नहीं जा रही थी ना टिश्यू तक, तो ऑक्सीजन टिश्यू की प्रोवाइड करने के लिए, टिश्यू की ऑक्सीजनेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे. अब है कि डिफिब्रिलेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ें मतलब क्या स्टेप्स होते हैं. ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन. ठीक है, एक डिफिब्रिलेशन बॉक्स लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होता है बॉक्स, उसके अंदर अलग अलग होता है. यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे अलग अलग बटन होते हैं बैटरी के, लाइट के. ठीक है, ऐसे होता है डिफिब्रिलेशन मशीन. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हमें बाहर से एक डिवाइस प्रोवाइड होएगा उसको हमने ऑन कर देना है. द पैड्स आर अप्लाइड ऑन द पेशेंट चेस्ट. मैंने क्या कहा था, 2 पैड्स होते हैं ना डिफिब्रिलेशन में, 2 पैड्स होते हैं जो पेशेंट की चेस्ट पे अप्लाई होते हैं, मैंने पीछे बताया था. ठीक है, तो पैड्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे पेशेंट की चेस्ट के ऊपर. रिदम एनालाइज्ड बाय डिफिब्रिलेटर टू डिटरमाइन शॉक इंडिकेशन. उसके बाद हम क्या करेंगे, रिदम को एनालाइज करने के लिए हम पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पैड्स. उसकी छाती पे रख के, उसकी चेस्ट पे रख के पैड्स, उसको हम शॉक प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को. अब BLS में तो मैंने बता दिया था, BLS में मैंने पीछे समझा दिया कि इसमें हम डिफिब्रिलेशन जो मशीन होती है उसकी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन जो ACLS में हम डिफिब्रिलेशन मशीन की प्रोवाइड करेंगे. जब डिफिब्रिलेटर लग जाता है उसी को हम एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट बोलते हैं. एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट बोलो या फिर एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट बोलो, दोनों चीज़ की बात मतलब दोनों बात की चीज़ सेम ही है. Additional care may be provided to the patient of cardiac arrest by placement of ET tube into the patient to ensure patent airway and adequate ventilation. ACLS हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, डिफिब्रिलेटर एक तो हो जाएगा. ACLS में 2 चीज़ें होंगी, एक तो डिफिब्रिलेटर मशीन हो जाएगी, दूसरी होगी ET ट्यूब. ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है. ठीक है, जिसको हम ET ट्यूब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो उसका एयरवे है वो प्रॉपर मेंटेन रहे और एडिक्वेट वेंटिलेशन पेशेंट को मिलती रहे, इसलिए हम
एडिक्वेट वेंटिलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द ईटी ट्यूब। नेक्स्ट है डिसअलॉजमेंट ऑफ ईटी ट्यूब ट्रेकियल इंटूबेशन मस्ट बी कंफर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफिक पैरामीटर्स। मतलब ईटी ट्यूब को कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ईटी ट्यूब पेशेंट की अंदर चली गई है। हम ऑस्कल्टेट करेंगे ब्रेथ साउंड को ऑस्कल्टेट करने के ऑस्कल्टेट किसके हेल्प से करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे ऑस्कल्टेट, इसका डिवाइस का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, हम पेशेंट के देखेंगे चेस्ट जो है उसकी एक्सपैंड हो रही है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। CO2 डिटेक्टर की हेल्प से पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ईटी ट्यूब की डायरेक्ट प्लेसमेंट हो रखी है। नाउ सी, जो ईटी ट्यूब होती है ना उसमें ना एक लाइन होगी, जैसे ये सपोज करो ईटी ट्यूब है, ये स्टमक है, उसके अंदर ईटी ट्यूब जा रही है, एक ना ऐसी लाइन होती है। जब हम एक्सरे करते हैं ना किसी भी पेशेंट का, तो वो जो ईटी ट्यूब के अंदर ये वाली लाइन है ना, ये हमें एक्सरे में भी विजिबल रहती है। ठीक है, तो एक्सरे इसीलिए ही करवाएंगे कि ये जो ईटी ट्यूब के अंदर लाइन होती है ना, ये लाइन ड्यूरिंग एक्सरे विजिबल होगी। ठीक है, इसलिए हम पेशेंट की ईटी ट्यूब मतलब क्या एक्सरे करवाते हैं कि प्रॉपर जो इंटूबेशन हो रखी है वो प्रॉपर हो गई है कि नहीं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है, क्या कौन से हम सीपीआर के दौरान ड्रग्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये जितने भी ड्रग्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन सब ड्रग्स को हम एमरजेंसी ड्रग्स भी बोलते हैं। ये सारे हमारे एमरजेंसी ड्रग्स हैं। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को इंक्रीज कर देगा, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा और हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। वेजोप्रेसिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे हार्ट के लिए ही यूज होते हैं। और ये सारे जैसे अब वेजोप्रेसिन मतलब इसमें है जैसे डोपामिन। ठीक है, अब डोपामिन डोब्यूटामिन ये हमारे सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हार्ट की हमेशा जो हार्ट रेट है, हार्ट की जो रिदम है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। जो हार्ट रेट नहीं आ रहा था सीपीआर के दौरान, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। एट्रोपिन मतलब ये हमारा ब्रेडिकार्डिया के लिए, ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट्स को देते हैं, वही हार्ट रेट इंक्रीज करने। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, तो ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को हार्ट रेट उसका इंक्रीज करने के लिए एट्रोपिन प्रोवाइड करवाते हैं। एमियोडायरोन, ठीक है, ये मतलब कोरोनरी और पेरिफेरल वेजो डायलेट करता है, मतलब जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये मतलब बर्न्स वगैरह में, ठीक है, हाँ यूज़ होता है, जो हार्ड मतलब बर्न हो चुके हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, ये भी हार्ट के लिए यूज़ होता है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, जो कार्डियक अरेस्ट है उसको मेंटेन करने में, मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहे, आगे ऐसे ही नई नई वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, अभी मैं हार्ट का सिस्टम करवा रही हूँ, आगे आगे मैं सिस्टम वाइज लेके चल रही हूँ, आगे आगे मैं और सिस्टम्स भी डालते रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।